परिचय करा देता हूँ कि आपको 11-12 में फिजिक्स में पढ़ना क्या है। फिर थोड़ा सा फिजिक्स का परिचय लेंगे हम लोग और उसके बाद हम यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ेंगे, जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर है। साथ ही जानेंगे कि विज्ञान साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक। और ना केवल तब जब आप एक स्टूडेंट हैं और क्लासरूम में बैठे हैं, बल्कि एक आम आदमी को भी आज के समय में, विशेषकर आज के समय में जिस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वैसे में अपने नॉलेज को बढ़ाना क्यों जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक। बहुत लोग हैं, बहुत सी बातें होती हैं भाषा पे, किस भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये सब बातें मायने रखती हैं, मैटर करती हैं, बिल्कुल। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान को पढ़ना क्यों जरूरी है, इस पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि साइंस जो हम लोग, फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, साइंस के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस उसको कहते हैं, ठीक। और इस पूरे साइंस को हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो हम नेचर का अध्ययन करते हैं साइंस के अंदर। बहुत से लोगों को ये लगता है, बहुत से विद्यार्थियों को ये लगता है कि साइंस बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बट ऐसा है नहीं। साइंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट नहीं है। साइंस बहुत इजी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत वास्ट भी नहीं है। साइंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों अच्छा सब्जेक्ट है और साइंस को पढ़ना आसान कैसे है, समझिए इस बात को। सबसे पहले हम एक शब्द जानते हैं नेचर, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकृति, ठीक। प्रकृति से हमारा तात्पर्य क्या होता है? प्रकृति जो चीज़ें हैं जिसे हमने नहीं बनाया है, जो हमारे कंट्रोल के परे हैं, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो चीज़ें हो रही हैं हमारे चारों ओर, हमारे इन्वायरमेंट में, हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं कुछ ऐसी घटनाएं, वो सब क्या है? नेचर है, ठीक। तो इसी नेचर में बहुत सारे लॉज जो होते हैं, वो लॉज एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? लॉज एग्जिस्ट करते हैं। मतलब प्रकृति जो होता है, बार बार बात आती है प्रकृति की नियम, ठीक। प्रकृति की नियम जिसे हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ नेचर। तो क्या यूनिवर्स में, क्या इस दुनिया में, क्या आपके चारों ओर ये एग्जिस्ट करता है, लॉज ऑफ नेचर एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ठीक। कैसे करता है? एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे मान के चलिए कि जो सन है उसके चारों ओर अर्थ का ऑर्बिट करना क्या है? एक नेचर का लॉ है, ये ऑर्बिट करते रहती है। जो समय है इसका लगातार आगे की ओर बढ़ना, ये क्या है? ये भी एक लॉ है। समझ रहे हैं बात को? जैसे सूर्य ग्रहण लगना समय समय पे, जैसे चंद्र ग्रहण लगना। कहने का मतलब है कि इस यूनिवर्स में जो भी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं एक लॉज के अंदर होती हैं, ठीक। और उसी लॉज को ऑब्जर्व कर लेना ही साइंस का अध्ययन करना होता है। इस पे हम आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना समझिए कि 11th और 12th में फिजिक्स में कितना पढ़ना है, हाउ मच। तो इसका जवाब है कि 11th और 12th में फिजिक्स में आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो फिजिक्स में पढ़नी है, ठीक। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 11th 12th के बाद आप डिग्री करिए, मास्टर्स करिए, पीएचडी करिए,
जहाँ तक करना है फिजिक्स में अगर आपको, तो आप उस लेवल तक पहुँचेंगे और फिजिक्स की जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जो ब्रांचेस, जो लॉज, उन सब से परिचय आपका 11th-12th में हो जाएगा। लेकिन डीप कॉन्सेप्ट आपको 11th-12th में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स A to Z, A से शुरू होकर Z तक फिजिक्स में जो भी लॉज आपको पढ़ने हैं, इसका परिचय आपको 11th and 12th में मिल जाएगा। ठीक, डेप्थ स्टडी के लिए, डीप स्टडी के लिए हमको आगे जाना पड़ेगा। एक बात तो हुई। दूसरी बात कि मैथमेटिक्स का भी रोल रहेगा फिजिक्स में एज ए टूल। ठीक, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे रहेंगे सॉल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स का एक और जो ब्रांच है जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, उसके थ्रू आपको फिजिक्स पढ़ना है 11th-12th में। ठीक ना, और उसके थ्रू आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। तो ये हुआ 11th-12th के सिलेबस की बात। फिर वापस आते हैं प्रकृति के नियम पे और साइंस पे। तो साइंस का डिफिनीशन आपने पढ़ा है कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से किए गए अध्ययन, प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से किए गए अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से माने एक क्रम में, एक सीरीज में, ठीक ना, जिसका एक ऑर्डर होता है, एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्रयोग करते हैं, परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक ना, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान। तो प्रयोग और परीक्षण दोनों की बात आती है। तो परीक्षण की जहां तक बात करें, ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन किसका? प्रकृति के नियम का। तो साइंस में वास्तव में आपको नेचुरल साइंस के अंदर क्या पढ़ना है? तो आपके प्रकृति के नियमों को आपको पढ़ना है। ठीक ना, प्रकृति के नियमों को। अब ये क्या होता है प्रकृति का नियम? प्रकृति का नियम जो नेचुरल इवेंट्स हैं, हमारे चारों ओर जो घटने वाली घटनाएं हैं, वो एक नियम से बॉन्डेड होती हैं, एक नियम के तहत होती हैं। उस नियम को ही साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है एक आपके फिजिसिस्ट ने, जिनका नाम है डॉक्टर आरपी फीनमैन। तो फीनमैन ने क्या कहा है? फीनमैन ने कहा है कि जैसे चेस का खेल होता है, चेस का खेल आप लोग देखें, तो चेस का खेल जो होता है वह दो प्लेयर्स के बीच में होता है। ठीक, मैं फीनमैन की बात कर रहा हूं। फीनमैन ने क्या बताया है कि कैसे परीक्षण किया जाता है। तो मान के चलिए कि आपको चेस के खेल की कोई जानकारी नहीं है। ठीक, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि कौन उसमें कौन सा प्यादा, कौन सी हाथी कितना घर चलेगा, ठीक ना, कितना स्टेप चलेगा, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप बैठ के डेली दो प्लेयर्स का खेल देखिए, दो चेस प्लेयर्स हैं, वो खेल रहे हैं, आप डेली उसको ऑब्जर्व करें, तो निश्चित ही कुछ समय बाद आपके ऑब्जर्वेशंस में आ जाएगा कि कौन सा जो उसमें प्लेयर है किस गोटी को लेकर कितना चलता है, हाथी कितना चलता है, घोड़ा कितना चलता है, चेकमेट कब होता है, ठीक ना, उसमें जो प्यादा होता है वो कितना चलता है, कैसे चलता है, क्या नियम है। तो ऑब्जर्वेशन से आप उसके नियम को लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई साइंटिस्ट नेचर को ऑब्जर्व करके नेचर के लॉ को लिखता है, और वही फिजिक्स का और वही विज्ञान का लॉ या नियम बन जाता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात फीनमैन ने ये कही कि अगर चेस को ऑब्जर्व करने वाला कोई आदमी उसको अधूरा ऑब्जर्व करे, ठीक, अधूरा ऑब्जर्व करे, तो जो वह नियम बनाएगा वह गलत होगा कि सही होगा? तो गलत होगा ना। तो ऑब्जर्वेशन किसी चीज का करना और उस ऑब्जर्वेशन को बार बार टेस्ट करना, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है या जो घटना घट रही है
उस घटना के ऊपर बार बार उसको अप्लाई करके टेस्ट करना, बार बार एक तरह का रिजल्ट आना, ये हमारे ऑब्जर्वेशन के प्रामाणिकता को क्या करती है, बढ़ा देती है। ठीक ना। तो विज्ञान सीखना क्यों आसान है, क्योंकि विज्ञान में नियम, जो प्रकृति के नियम है वो प्रकृति के नियम है, वो बने हुए हैं, उसे ना हम बना सकते हैं ना हम बिगाड़ सकते हैं। ठीक ना। उस नियम के तहत जो घटना घटनी है वो घटनी है। अगर कोई आम के पेड़ से टूट के नीचे गिरना है तो नीचे गिरना है। अब हमको ऑब्जर्व ये करना है कि ये नीचे जो गिरता है इसमें क्या नियम है, ये नीचे की ओर क्यों जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इसे ऑब्जर्व करके अगर हम चीजों को देखते जाएं तो हम साइंस सीख जाएंगे। अब बताइए साइंस सीखना कितना आसान है ना। अब साइंस सीखने का दो तरीका हमारे पास है बच्चों, दो तरीका हमारे पास है साइंस को सीखने का। एक तो है ऑब्जर्व करके, ठीक ना, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व चीजों को ऑब्जर्व करके, और दूसरा है स्टडी ऑफ अदर्स ऑब्जर्वेशंस। यानी एक खुद से परीक्षण करके, खुद से किसी चीज को देख के, और दूसरा दूसरे के द्वारा किए गए प्रेक्षण का, दूसरे के प्रेक्षण का अध्ययन। ठीक बात है। यही तो हम लोग करते हैं, दूसरे के अनुभव का अध्ययन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरे के अनुभव का अध्ययन। ठीक ना। बड़ा ही अच्छा कोट होता है कि गलती से आदमी सीखता है। ठीक ना। गलती से आदमी सीखता है, लेकिन जिंदगी भर अगर गलती ही करती रह जाए तो पूरी जिंदगी गलती में ही बीत जाएगी। तो दूसरे के गलती से सीखना मतलब क्या, दूसरे के अनुभव से सीखना। अनुभव, एक्सपीरियंस जो है आपको ज्ञान देता है। तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, तो खुद प्रेक्षण करके आएगा या दूसरे के अनुभव को पढ़ के आएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम ये दूसरा वाला जो है ना, ये दूसरा वाला तरीका अपना लेते हैं। ठीक। और दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं इसलिए हमें बुक्स की सहारा लेनी पड़ती है। अगर हम पहला वाला तरीका अपनाए तो हमें प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि प्रकृति में कौन सी घटना हो रही है, उसके पीछे क्या पैटर्न है। ठीक है। एक फिक्स पैटर्न है, किसी भी चीज के घटित होने का एक फिक्स पैटर्न है। जैसे आकाश में रेनबो कब बनता है, कितना बारिश होने के बाद बनता है, उतना ही बारिश में क्यों बनता है। ये एक फिक्स पैटर्न है, प्रकृति का फिक्स पैटर्न है, वो चेंज नहीं होता है। तो उसे हमें क्या करना है, रीड करना है। कोई चीज कितना गर्म होकर जलना शुरू हो जाती है, ठीक ना, उसके पहले क्यों नहीं जलती है। ये क्या है, एक फिक्स पैटर्न है। इन सभी पैटर्न्स को स्टडी करना है और उस स्टडी से नॉलेज गेन करना, यही विज्ञान है, यही विज्ञान है, यही साइंस है। अब बात करें अगर हम फिजिक्स की, तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। ठीक ना। या फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो यह क्या है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ठीक बात है ना, लॉ ऑफ नेचर। जो प्रकृति के नियम है उसको पढ़ना ही क्या है, भौतिकी है, उसको ज्ञात करना ही भौतिकी है। तो जो फिजिसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वास्तव में वो प्रकृति के नियमों की डिस्कवरी करते हैं, कोई नियम बनाते नहीं है। ठीक ना। प्रकृति में, नेचर में ऑलरेडी लॉज हैं, नेचर ऑलरेडी किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है और उस फिक्स पैटर्न को डिस्कवर करना है फिजिसिस्ट का ये काम होता है, फिजिक्स का ये काम होता है। इसके क्षेत्र की बात करें, रेंज की, तो इसमें कुछ मिलीमीटर की दूरी से लेकर कुछ माइक्रोमीटर, नैनोमीटर की दूरी से लेकर और कुछ लाख किलोमीटर के दूरी तक, कुछ प्रकाश वर्ष के दूरी तक का रेंज हम लोग पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि फिजिक्स का रेंज क्या है, बहुत बड़ा है।
नेचर में होने वाले हर घटना के बारे में इसमें पढ़ना है, इसलिए फिजिक्स का रेंज बहुत बड़ा है। अब बात करें फिजिक्स के क्लासिफिकेशन की, तो प्यारे बच्चों फिजिक्स के क्लासिफिकेशन के अनुसार फिजिक्स को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं मेनली, एक क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आपको 11th में पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, और क्वांटम मैकेनिक्स 12th में कुछ भाग उसका है। यूनिट एंड डायमेंशंस, हिंदी में इसको कहते हैं इकाई एवं विमा। ये होता क्या है यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बारे में हम लोग आएंगे। मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ नेचर, नेचर के लॉज को स्टडी करना है, उसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। और कह सकते हैं कि इसलिए फिजिक्स कैसा साइंस है, तो नेचुरल साइंस है, फंडामेंटल साइंस है। फंडामेंटली क्या एग्जिस्ट करता है, नेचर एग्जिस्ट करता है, और नेचर एग्जिस्ट करता है तो फिजिक्स किस तरह का साइंस हुआ, फंडामेंटल साइंस हुआ। अब हम किसी भी चीज के लॉज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, ठीक ना। उसका क्या बनाएंगे बच्चों, एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। तो फिजिक्स provides description of laws of nature, ठीक। फिजिक्स प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉज ऑफ नेचर, डिस्क्रिप्शन माने विवरण। जब पढ़ेंगे तो हमें उसका विवरण प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या प्राप्त होगा, विवरण प्राप्त होगा। विवरण जब प्राप्त होगा तो वह विवरण किस टाइप का होगा, तो फिजिक्स में जो भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा, दिस डिस्क्रिप्शन या दिस डिस्क्रिप्शंस आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्वांटिटेटिव इन नेचर। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल, क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल, ठीक ना। नेचुरल साइंस के अंदर हम उन चीजों को पढ़ेंगे, वैसे डिस्क्रिप्शन को इंक्लूड करते हैं जो क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल हो। समझ आ रही है बात, जो क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल हो, जो क्वांटिटेटिव एंड क्या हो, मेजरेबल हो। यहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये क्या है, ये एक स्केच पेन है, ठीक ना। मैं इसे उठा रहा हूं तो मुझे इस पे जोर लगाना पड़ रहा है। अब मेरे हाथ में ये एक बुक है, मैं इसे उठा रहा हूं, मुझे इस पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, इसके अपेक्षा मुझे इस पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मेरे हाथ पे एक बहुत बड़ा 10 kg का मैं एक लोहा ले लूँ, ऐसे उठाऊं, तो और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसमें, इस बुक में, उस लोहे में क्या अंतर होगा, तो अंतर होगा वजन का। हम क्या कहेंगे कि भारी है, तो भारी है, तो हमने ऑब्जर्वेशन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो चीज़ें होती हैं उनके मटेरियल का नेचर जब बदलता है, उनका शेप एंड साइज जब बदलता है, तो उनमें एक विशेष तरह का गुण आ गया। क्या गुण आ गया कि उनको उठाने के लिए ना हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, हमको ज़्यादा क्या लगाना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो जब हम ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो हमने इससे एक नियम को ऑब्जर्व किया कि जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में हम कह सकते हैं
कि कोई वस्तु हल्की होती है, कोई भारी होती है, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन हल्का या भारी होना हो गया। अब ये डिस्क्रिप्शन जो होता है वह डिस्क्रिप्शन कैसा है, क्वांटिटिव एंड मेजरेबल है। क्या इस डिस्क्रिप्शन को हम माप सकते हैं? तो बिल्कुल माप सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन को क्वांटिटिव क्यों कहेंगे? क्योंकि हम 1 kg का एक बाट उठाए तो हमको जितना एफर्ट लगाना पड़ा, 2 kg का 2 बाट, 1 kg का 2 बाट अगर हम उठाएं तो हमको दुगुना एफर्ट लगाना पड़ा। समझ में आ रही है बात? तो कोई टेक्निक हम यूज करें और लगातार चीज़ों को बढ़ाते जाएं, घटाते जाएं, तो उसकी मात्रा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? उसके मात्रा को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके मात्रा को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक तराजू है, एक बैलेंस है, उसके एक साइड आपने आटा का एक बोरी चढ़ा दिया, या कुछ चावल रख दिया, या चीनी रख दिया, या एनीथिंग, कुछ भी आपने रख दिया। दूसरे साइड आपने बाट रखना शुरू किया, तो 1 kg रखा, ठीक ना। तो आपका जो बैलेंस का कांटा होता है वह उधर ही झुका हुआ है जिधर वस्तु रखी हुई है। 2 रखा तो उधर से थोड़ा सा उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, 3 रखा थोड़ा सा और डिफ्लेक्शन हुआ, 4 रखा तो वह डिफ्लेक्शन पूरा 0 पर आ गया। अब आप क्या कह रहे हैं कि ये 4 kg है। समझ में आ रही बात? ये क्या है, 4 kg है। तो जब ये 4 kg है तो ये 4 क्या है, 4 उसकी मात्रा है। समझ में आ गया बात? वह 4 उसकी मात्रा है, यानी उसमें भार तो है, उसका डिस्क्रिप्शन तो मेरे पास उपलब्ध हो गया, लेकिन वह डिस्क्रिप्शन कैसा है बच्चों, वह डिस्क्रिप्शन क्वांटिटिव है एंड मेजरेबल है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान के चलो कि कोई कहता है कि फलाना आदमी बहुत लंबा है। तो कितना लंबा है? मेरे से भी लंबा है, उससे भी लंबा है, कंपैरिजन करते हैं एक के साथ, ठीक ना। तो नहीं, उसके 2 गुना लंबा है या उसके आधा लंबा है, तो ये क्या हो गया, मात्रा हो गया, ठीक ना, क्वांटिटी हो गया। और ये एक मेजरेबल क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर हम कहें कि वह हंसता है, वह मेरे से ज़्यादा हंसता है, अब आप बताइए कि मेरे से कितना ज़्यादा हंसता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 किलो, कितना ज़्यादा हंसता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। तो उसको माप नहीं सकते हैं तो उसको हम इस साइंस में क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आज के डेट में क्यों साइंस पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप भी लीटर में जाके आटा खरीदोगे। खैर कोई बात नहीं। तो आते हैं फिर मुद्दे पे। फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? सबसे पहले जो नेचर होता है, उस नेचर में जो पैटर्न्स होते हैं, फिक्स पैटर्न, उस पैटर्न के चलते जो लॉ बनता है, उसी के स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। ठीक बच्चों, फिजिक्स प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द लॉ ऑफ नेचर। जो लॉ ऑफ नेचर है उसका डिस्क्रिप्शन देता है फिजिक्स। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन हमारे पास आएगा, और डिस्क्रिप्शन जब हमारे पास आएगा तो उस डिस्क्रिप्शन की नेचर, कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, तो वह क्वांटिटिव होगा, वह मेजरेबल होगा, वह कंपेरेबल होगा। समझ में आ रही है बात? वह क्वांटिटिव एंड मेजरेबल होगा। तो ये 3 मूल बातें हो गई। ठीक, अब ये 3 मूल बातें हो गई तो इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि इकाई क्या होता है। तो जो डिस्क्रिप्शन, जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, उसको जिस डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे उस डिस्क्रिप्शन को क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज ये क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज हैं जिसमें हम लॉज ऑफ नेचर को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ठीक ना, लॉज ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं, या which can be measured or described, which can be
described in the terms of फिजिक्स, जो फिजिक्स के टर्म्स में डिस्क्राइब हो सके यानी मेजर हो सके, ठीक ना, लिखा जा सके, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अब बेसिकली हमारे यूनिवर्स में क्या एग्जिस्ट करता है, सोचिए हमारे चारों ओर क्या क्या एग्जिस्ट करता है। ये क्या है, ये एक ब्लैक बोर्ड है ना। तो इस ब्लैक बोर्ड के पास ये एक क्वांटिटी है, ये एक लॉ है इस ब्लैक बोर्ड का, ये एक डिस्क्रिप्शन है इस ब्लैक बोर्ड का, और ये भी एक डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो चीज है वही ये चीज है, और दोनों की कंपैरिजन करें तो ये कम है और ये क्या है, ज्यादा है। ठीक, अच्छा, क्या वह चीज इसके पास है तो है, इतना है, ठीक ना। अब इसको लेके हम जाते हैं, ये रहा, फिर ये रहा, तो क्वांटिटी में ये ज्यादा है और ये कम है। समझ में आ गया बात। तो हमारे पास, हमारे सामने ये जो चीज हमने आपको दिखाया, देखा, इस डिस्क्रिप्शन को क्या कहोगे? इसको हम लोग कहते हैं लेंथ। इसे परिचित हो आप लोग? इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ। अब इसे डिफरेंट टाइप से डिनोट करते हैं, डिफरेंट सिंबल से इसे हम क्या करते हैं, इसका डिनोटेशन लिखते हैं। जैसे किलोमीटर में लिखते हैं, जैसे लाइट ईयर होता है बहुत ज़्यादा दूरी के लिए, सेंटीमीटर होता है कम दूरी के लिए, है ना। तो लेंथ है। अच्छा, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था, ये क्या है जिसमें हम इफोर्ट लगा रहे हैं, तो ये मास है। क्या है, मास है। ठीक, मास है। एक चलती हुई गाड़ी है, एक चलती हुई कार है, ठीक, और वह यहाँ पे है ए पे, और उसको बी पे जाना है। तो वह ए से बी तक जब चलती है, तो ए से बी तक जाती है, तो उसे 1 घंटा टाइम लगता है, 1 आवर, ठीक ना, 1 आवर उसको टाइम लगता है। लेकिन हमको हाफ एन आवर में पहुंचना है, तो हमें उस गाड़ी का स्पीड बढ़ा देना पड़ता है, ठीक ना। तो वह भी हम माप सकते हैं। तो स्पीड या वेलोसिटी, ये क्या है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना। तो लेंथ, मास, स्पीड या वेलोसिटी या टाइम, लेंथ, मास, टाइम, बेसिकली ये 3 चीजें हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक ना। और क्या, एनर्जी, ठीक। और इसी टर्म में हम लोग सभी चीजों को मापते हैं। इसके अलावा हमने आपको अभी एग्जांपल दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। स्पीड, अभी बहुत उजाला है रूम में, लेकिन अभी मैं एक लाइट बंद कर दूं तो कम हो गया, है ना। तो अभी क्या बढ़ गया, लाइट की इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक। और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। बात समझ में आ गई, फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आती है इकाई की। इकाई, इकाई माने क्या होता है, यानी यूनिट की। तो यूनिट मीन्स क्या होता है, तो जब कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो वह फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो वह लॉ ऑफ फिजिक्स है, ठीक ना। लॉ ऑफ फिजिक्स को पालन करने वाला एक डिस्क्रिप्शन है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। और बात करें यूनिट की, तो मान के चलो कि किसी भी लॉ को अगर हम मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, तो एक यूनिट चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कि मैंने किसी को पूछा कि वह, उसकी हाइट क्या है, तो वह बहुत लंबा है। कितना लंबा है जी, तो आप क्या बताएंगे, ठीक। जैसे आपने कह दिया कि मेरे चाचा से लंबा है, तो मैंने तो आपके चाचा को देखा नहीं है, हो सकता है कि वो छोटे हों, तो इस हिसाब से वो नाटा आदमी है जिसका आप लंबाई बता रहे हैं। अब मैंने पूछा कि क्या वह अमिताभ बच्चन से भी लंबा है, तो उसको सब लोग जानते हैं पूरे इंडिया में, ठीक ना। तो आपने कहा हाँ उससे भी लंबा है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तो यूनिट कहने का मतलब कि एक ऐसी मानी हुई मानक, एक स्टैंडर्ड जिसे मानते हों और सभी लोग जानते हों, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग,
यूनिट। तो यूनिट क्या है? एक मानी हुई मानक है। यूनिट माने ए considered standard, a considered standard used to measure the physical quantities। बात समझ में आ रही है? एक ऐसी मानी हुई मानक जिसे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब यूनिट के होते हैं 2 भाग, ठीक ना? यूनिट के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी चीज का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर Q है तो Q इज इक्वल टू एन यू होता है। एन यू का मतलब क्या होता है? Q कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो n उसकी वैल्यू है न्यूमेरिकल और U उसकी यूनिट है। तो U क्या है? यूनिट एक मानी हुई मानक है, जबकि उस मानी हुई मानक के साथ n टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस Q का वैल्यू आ गया। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया और इसे कह दिया कि ये 1 kg है, ठीक ना? ये कितनी है? 1 kg। अब हम इस 1 kg वाले लोहे के टुकड़े से 10 बार गेहूं तौल लेते हैं, तो जो गेहूं की मात्रा क्वांटिटी हमारे पास है, जो डिस्क्रिप्शन हमारे पास है, वह मानी हुई मानक यूनिट यानी केजी जो हमारे पास था उससे हमने कितना बार तौला? 10 बार। तो उसकी मात्रा कितनी हो गई? तो उसकी मात्रा हो गई 10 kg। अब मेजरमेंट को व्यक्त करने के लिए, ये मेजरमेंट है, ठीक है बच्चों? ये क्या है? मेजरमेंट है। यूनिट और ये हो गया मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को लिखने के लिए, किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट को लिखने के लिए n टाइम्स यूनिट लिखा जाता है, जबकि यूनिट क्या है? एक मानी हुई मानक है। और इसे किसने माना है या किसने बनाया है? क्या इस यूनिट को भी नेचर ने बनाया है? तो इसका जवाब है नहीं, इसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया, हमने और आपने बनाया है, ठीक है? हमने और आपने इसको जो है बनाया हुआ है। अब यूनिट की बात हो गई तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये यूनिट कितने तरह के होते हैं। उसके बाद बीमा पे आएंगे। और प्यारे बच्चों, यूनिट के बारे में हमने जान लिया कि यूनिट क्या है? एक मानी हुई मानक है, ठीक ना? इकाई क्या है? एक मानी हुई मानक है, जिसे किसने माना? हमने और आपने माना। अच्छा, क्यों माना? क्यों माना? इसकी जरूरत क्या पड़ गई? तो इसकी जरूरत ऐसे पड़ गई, समझिए जरा इस बात को। मान के चलिए कि जमीन की माप हाथ से होती है बहुत जगह पे। तो मान के चलिए कि आपका जमीन है और आप कह रहे हैं कि 6 हाथ जमीन हमारा है, ठीक ना? कितना? 6 हाथ जमीन हमारा है। और कल को आपका बेटा हुआ, ठीक? और आपकी लंबाई है 5.5 फीट और आपका बेटा हो गया 7 फीट का। तो 7 फीट का जो हो गया उसका हाथ कितना लंबा हो जाएगा? आपसे लंबा होगा ना? बिल्कुल होगा। तो आपने नाप दिया उस जमीन को, मेजर कर लिया, कितना? 6 हाथ। और मेजर करके आपने वहां पे एक निशान बना लिया। लेकिन आपका बेटा भी क्लेम करे कि 6 हाथ जमीन हमारा है, तो फिर तो बगल वाले में 3 हाथ घुस जाएगा लेकर, झगड़ा होगी ना? तो इस तरह से क्लैशेस स्टार्ट हो जाएंगे अगर एक मेजरमेंट ना लें तो। लेकिन अगर वही आप 6 हाथ की जगह एक कोई मीटर स्केल ले लें, कहें कि नहीं हमारा 3 मीटर है, तो आप उसको मेजर करिए, आपका बेटा करे, आपका पोता करे या 7 पुश्त बाद कोई करे, तो वो 3 मीटर ही।
तो कुल मिला के मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि विज्ञान किसी एक देश या किसी एक क्षेत्र का नहीं है। लॉज ऑफ नेचर अर्थ पे चाहे सन पे सभी जगह एक जैसे होती हैं। तो कहीं भी जाइए विश्व में लॉज ऑफ नेचर नहीं बदलती हैं, इसलिए लॉज ऑफ नेचर क्या है, यूनिवर्सल है। और यूनिवर्सल है तो उनका क्वांटिटिव मेजरमेंट जो होगा वो भी यूनिवर्सल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कुछ और मेजरमेंट है और मेरा कुछ और मेजरमेंट आए, फ्रांस वाले का कुछ और मेजरमेंट है। देखिए विज्ञान ही सबको पढ़ना है, साइंस ही सबको पढ़ना है। हम इंडियंस हैं तो हम इंडियन लैंग्वेजेज में पढ़ेंगे, ठीक। फ्रांस वाला फ्रांसीसी लैंग्वेज में पढ़ेगा, अमेरिका वाला अपने लैंग्वेज में पढ़ेगा, ठीक ना। लेकिन सबका मेजरमेंट तो एटलीस्ट एक हो सकता है, ठीक ना। तो सबका मेजरमेंट एक हो, इसके लिए सबने मिलकर एक बैठक की और बैठक में ये तय किया कि एक फलानी चीज है जिसे हम स्टैंडर्ड मान लेंगे, यानी इसके माप को सभी को मानना है और सभी को अपने यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट हैं, जो डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, जो मेजरमेंट क्वांटिटी जो आपको लिखना है, इसी मानी हुई स्टैंडर्ड राशि से जो है, क्वांटिटी से जो है कंपेयर करके लिखना है या बताना है, ताकि विज्ञान क्या हो सके, आसान हो सके। अब बात समझ में आ गई। तो यूनिट जो होती है क्या होती है, एक मानी हुई मानक होती है। किसके द्वारा मानी हुई, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। क्यों मानी गई, ताकि एक यूनिवर्सलिटी आ सके, सभी लोगों के लिए साइंस क्या हो सके, आसान हो सके। ये तो हुई यूनिट की बात। अभी हमने बात किया 2-3 चीजें जिसको मैं डिस्कस कर दूं आपके सामने। एक मेजरमेंट, तो मेजरमेंट मीन्स क्या होता है, तो मेजरमेंट मीन्स होता है किसी कंपेयरिंग एनी क्वांटिटी, which type of quantity, physical quantity with its standard unit। इसके स्टैंडर्ड यूनिट में कंपेयर करके लिखना है। ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसको मर्ज करके स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, खैर वो बात की बातें हैं। तो मेजरमेंट आपको समझ में आ गया। मेजरमेंट अगर साइंस है तो मेजरमेंट आएगा, और मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है साइंस में, ठीक बात है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वांटिटी बार बार आ रही है तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, इसको पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वह होती हैं जिनमें फिजिक्स का लॉ लिखा जाता है, ठीक, या जो फिजिक्स के लॉ के अनुसार सुटेबल होती हैं, जैसे लेंथ, जैसे वेलोसिटी, जैसे स्पीड, जैसे वेट, जैसे मास, जैसे फोर्स, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनके टाइप की बात करेंगे तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटी, और दूसरे होते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आ रही है बात। यूनिट भी इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यूनिट जो हमको पढ़ना है, एसआई यूनिट पढ़ना है, एसआई के अलावा में सीजीएस यूनिट होता है, ठीक ना, एमकेएस होता है, एफपीएस होता है। तो ये सब एसआई मैंने सिस्टम डे इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, इसको हम लोग एस से स्टैंडर्ड याद रखिएगा। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड या ब्रिटिश यूनिट, ठीक ना। तो ये सारी यूनिट्स जो हैं ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानी जाती हैं, ठीक ना। ये पहले प्रचलित थी, अभी भी हैं, बहुत जगह यूज होता है और कन्वर्ट करने को हमको मिलेगा आगे, लेकिन हमारा मेन फोकस है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में विज्ञान को जो है पढ़ना है। अब एसआई यूनिट के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है 2 तरह की होती हैं, एक बेसिक क्वांटिटी और एक डेराइव क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी 7 तरह की होती है, टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, 7 तरह की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जर्वेशन करने वाले ने, यानी हमारे फिजिसिस्ट ने, ऑल ओवर यूनिवर्स में 7 तरह के बेसिक रूल जो हैं
7 तरह के क्वांटिटीज के एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व किया है। ठीक ना, क्या क्या ऑब्जर्व किया है? तो ऑब्जर्व किया है लंबाई, ठीक, स्पेस। हमारे यूनिवर्स में क्या एग्जिस्ट करता है? स्पेस। स्पेस को मेजर करने का तरीका लंबाई, तो लंबाई क्या हो गया? एक बेसिक यूनिट। और क्या एग्जिस्ट करता है? टाइम। टाइम को मेजर करने का तरीका सेकेंड, है ना। तो जो 7 यूनिट्स होती हैं मैं यहां पे लिख रहा हूं। पहली क्या है? लेंथ। लेंथ, लेंथ माने क्या? लंबाई। दूसरी टाइम। तीसरी मास, ठीक ना, मास। ये 3 चीजें तो एग्जिस्ट करती ही करती हैं, सबको पता है। और क्या एग्जिस्ट करता है? विद्युत धारा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और अभी हमने आपको बताया इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और क्रम इधर उधर हो सकता है, हीट या टेम्परेचर, और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक ना। ये 7 तरह की बेसिक चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। लेंथ का, लंबाई का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, ठीक ना, मीटर। और टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला, ठीक ना, कैंडेला। टेम्परेचर का केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, याद रखिएगा। और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का मोल होता है, ठीक ना। तो ये 7 तरह की बेसिक क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये 7 तरह के क्वांटिटी का क्या हो गया आपके सामने? 7 तरह के क्वांटिटी का मेजरमेंट हो गया। इसके अलावा 2 क्वांटिटी और हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। एक्चुअली वो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, ठीक ना, लेकिन उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी के तौर पे पढ़ा जाता है ताकि हम फिजिक्स को सॉल्व कर सकें, ठीक ना, सब मैथमेटिक्स अप्लाई कर सकें। एक होता है सॉलिड एंगल और एक होता है ज्योमेट्रिकल एंगल, या इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल एंगल ही बोल दीजिए, ज्योमेट्रिकल एंगल, ठीक ना। इसका होता है स्टेरेडियन और इसका होता है रेडियन, ठीक, रेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। तो एंगल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये 7 क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी जो भी क्वांटिटी आएगी जैसे स्पीड, वह क्या होगी? वह होगी डेराइव क्वांटिटी। तो डेराइव क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी से आएगी, डेराइव क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी से आती है। समझ में आ गया बात? अब बात करते हैं डेराइव क्वांटिटी की। तो डेराइव क्वांटिटी में क्या है? स्पीड है। तो स्पीड किस पे डिपेंड है, ठीक ना। तो स्पीड टाइम पे डिपेंड है। और स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बात करें एक्सेलरेशन की तो वह भी एक डेराइव क्वांटिटी है, ठीक ना। वेलोसिटी वो भी एक डेराइव क्वांटिटी है। तो इन 7 को छोड़ के बाकी जो भी पढ़ना है वह क्या है? वह